Good morning students. आज क्लास 9th की नेक्स्ट पोएम ऑन किलिंग अ ट्री विच इज रिटन बाय जी पटेल वो हम करेंगे कि इस पोएम में पोइट क्या कहना चाह रहा है। इस पोएम में पोइट ये बता रहा है कि कैसे जो ट्रीज है उनको किस तरीके से काटना चाहिए तब जाकर वो नष्ट होंगी। ये क्या है, इसमें वो मैसेज ये देना चाह रहा है कि हमें ट्रीज की तरह स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में हमें अपने आप को फेलियर्स नहीं समझना चाहिए, हमें डटकर खड़े रहना चाहिए, हर मुसीबत का सामना करते रहना चाहिए और बार बार ग्रो करना है। ये नहीं है कि हमें थोड़ी भी मुसीबत आती है तो हम डर कर रुक कर बैठ जाते, नहीं। यहाँ पर पोइट बता तो ये रहा है, एक मैसेज वो ये भी देना चाहता है कि हमें ट्रीज को नहीं काटना चाहिए, उन्हें भी बाकी लिविंग बीइंग की तरह, बाकी जो लिविंग लाइफ उनकी तरह उनको रहने का अधिकार है। ये बता तो ये रहा है कि किस तरीके, यानी कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्री है कि वो उसके ऊपर कितने ज्यादा हम प्रहार करते हैं फिर भी जाकर वो नहीं करती है, उसको जड़ से उखाड़ा जाता है तब जाकर वो ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है, अदरवाइज ट्री डिस्ट्रॉय नहीं होती है। थोड़े थोड़े प्रहार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें एक नेवर डाई का एटीट्यूड होता है ट्री के अंदर। तो कह रहे हैं कि इंसान अपने फायदे के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए ट्रीज को काटता है और उनको सेल करता है, ठीक है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि उनको नहीं काटना चाहिए, एक मैसेज ये देना चाहते, लेकिन कह रहे हैं कि अगर तुम काट भी रहे हो ट्री को तो वो इतनी आसानी से नहीं कटने वाली। तुम सोच रहे हो कि थोड़ा सा चाकू मारा और वो कट जाएगी, नहीं, इतनी जल्दी से ट्री डिस्ट्रॉय नहीं होती है। उसको काटने के लिए बहुत ताकत लगती है, क्योंकि वो काफी ट्री को ग्रो होने में, बड़ा होने में काफी साल लगते हैं, क्योंकि इतने सालों से जो धरती के अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो ले रहा है, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब के को इतने सालों तक वो गेन करता है, कंज्यूम करता है, तब जाकर वो इतना ज्यादा ताकतवर बनता है। तो हम एक बार पोएम को रीड करते हैं, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous head, sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature balls, which, if unchecked, will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely. Out from the earth's cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब हम इस पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पोइट क्या कह रहा है कि एक ट्री को किल करने में काफी टाइम लगता है, दुनिया के थोड़ा सा टाइम में डिस्ट्रॉय होती है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, जैब का मतलब है जो उसकी धार होती है चाकू, कह रहे हैं चाकू की थोड़ी सी धार से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, विल डू इट, कह रहे वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous head, sprouting leaves. कह रहे हैं बहुत सालों तक वो जो ट्री है वो अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लेती है, एयर, वाटर एंड सन, वो चूसते ही वहां से, तब जाके वो इतने ज्यादा विशाल एक वृक्ष बनता है। और उसकी जो लेप्रेस हेड मतलब क्या है कि उस हेड का मतलब स्किन, लेप्रेस मतलब एक जिसको लेप्रेस डिजीज हो जाती है किसी पर्सन को, उससे इसको कंपेयर किया गया कि उसकी जो स्किन है वो पैची पैची से स्किन हो जाती है। तुमने देखा ना उसको जो बाहर से जो आउटर लेयरिंग होती है ट्री की, बड़ी ट्री कभी भी देखी होगी, ब्राउन जो आउटर लेती है वो थोड़ी रफ सी स्किन होती है उसकी, ठीक है। तो कह रहा है कि वो इतना ज्यादा विशाल पेड़ बनता है, वो इतनी आसानी से कैसे कट जाएगा। तुम क्या सोचते एक सिंपल किससे चाकू की धार उसको काट देगी, नहीं, क्योंकि वो इतने सालों से इतने न्यूट्रिएंट्स जो अर्थ से ले रहा है, आज से जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर रहा है, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, वो सब उसको इतना ज्यादा ताकतवर बनाते हैं कि तुम्हारे छोटे से चाकू की धार तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो कह रहा है इसलिए क्या है, उसको धीरे धीरे जो तुम मार रहे हो उसको धार काट रहे हो धीरे धीरे, बट दिस इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से वो नहीं कटेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही उसको ज्यादा पेन होता है, यानी कि ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा उसको हम पूरी तरह
जाएगा, इन छोटी मोटी चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यानी कि जो उसमें से लिक्विड निकल, जब उसको हम काटते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं किसी पेड़ को, तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, तो कह रहे हैं जो उसमें से जो लिक्विड निकल रहा है वो हील हो जाएगा, यानी कि रिकवर कर जाएगा। द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs। कह रहे हैं जब वो दोबारा रिकवर होगा तो बिल्कुल ग्राउंड से बिल्कुल नियर, ग्राउंड के बिल्कुल नियर से जहाँ से हमने उसको काटा वहां से दोबारा हील होकर कर्ल ग्रीन ट्विग्स, यानी कि उसकी और टहनियां फूटनी शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी मिनिएचर बॉल्स, छोटी छोटी टहनियां और फूटनी शुरू हो जाएंगी, निकल स्प्राउट करनी शुरू हो जाएंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। अगर उनको नहीं देखा गया तो फिर से जितनी पहले हमने काटी थी उतनी ही बड़ी साइज में फिर से ग्रो हो जाएंगे। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, कह रहे नहीं, इतना काटने से कुछ नहीं होगा, उसकी जो जड़ें हैं उसको हमें जमीन से खींचकर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ मतलब क्या है, जिस चीज ने ट्री की जो नीचे, जो उसने ट्री को अर्थ में सिक्योरली टाइट करा हुआ है, जो उसको वहां पर जो उसकी अर्थ की जो उसकी ट्री की जो रूट है अर्थ में, उनकी बात कर। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली। कह रहे जो उसकी जो जड़ें हैं धरती के अंदर जो उसको जकड़े हुए हैं, उनको अगर पूरी तरह से खींचेंगे, निकालेंगे और काट देंगे पूरी तरह से, उसको कुछ एक भी हिस्सा ना बचे उसकी जड़ का। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, कह रहे धरती के अंदर से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड the source white and wet, the most sensitive hidden for the years inside the earth। क्या है जो उसका जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, जड़ ही तो किसी पेड़ का जो बेस है, फाउंडेशन है, वही तो है, उसी की वजह से उसमें सारी उसकी लाइफ होती है। तो कह रहे हैं अगर वो चीज उसकी जड़ से निकाल जाए, काट दी जाए और उसको धूप में छोड़ दिया जाए, तब जाकर कहीं किसी ट्री को हम किल कर सकते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोक, फिर उसको निकालकर धूप में जलने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। इन सन एंड एयर, बाहर सूखी धूप में, हवा में। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, और फिर वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है और सख्त होना शुरू हो जाती है। ट्विस्टिंग, विदरिंग, मुरझाकर मुड़ना शुरू हो जाती है। एंड देन इट इज डन, और फिर इस तरीके से उसको पेड़ को हम मार सकते हैं। वो क्या कह रहा है कि पेड़ को काटना, खत्म करना इतना आसान नहीं है, पेड़ को काटने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। जैसे कि अगर हम उसको जमीन से बिल्कुल उखाड़ देंगे, उसकी जड़ों को निकाल के काट देंगे और उनको बाहर गिरा देंगे, तब जाकर कोई पेड़ किल होता है, डिस्ट्रॉय होता है। अदरवाइज पेड़ इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वो हार नहीं मानता। अगर उसकी हमने टहनियां काट दो तो फिर से हील हो जाएंगे, फिर से रिकवर हो जाएगा, फिर से सेम वैसे ही नई टहनियां एक्सपैंड हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बड़ी फॉर्म में वो बन जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे मैसेज क्या देना चाहता है कि एक इंसान को भी एक ट्री की तरह ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर परेशानियां आती है तो उसको हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये भी मैसेज दे रहा है कि ट्रीज को भी एक, जितनी लिविंग लाइफ है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, उनकी तरह जीने का अधिकार है। उसको हमें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हमें एयर, वाटर सब कुछ इन्हीं की वजह से तो हमें प्रोवाइड होता है, तो इनको नहीं काटना चाहिए। ये मैसेज पॉइंट देना चाह रहा है, ठीक है। अब हम, क्योंकि जो इंसान है वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक ज्यादा, बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है ये ह्यूमन क्रिएचर। तो वो पॉइंट कह रहा है कि हम इतने ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाकी लिविंग बीइंग को जीने का अधिकार है, वैसे ही पेड़ों को भी जीने का अधिकार है। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस के एंजाममेंट देखो, सेकंड लाइन कंटिन्यूज टू द थर्ड एंड फोर्थ लाइन। नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ नाइफ विल डू इट। देखो ये सेकंड लाइन यहाँ तक कंटिन्यू, फिर देखो इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यहाँ तक हुई। क्योंकि एंजाममेंट वो क्या होता है कि एक लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू करती रहती है एक सेंटेंस। फिर एक और इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो है मेटाफर, ठीक है, वो है लेप्रेसाइड में। लेप्रेसाइड को यहाँ पे क्या किया है, जो एक डिसकलर्ड बार्क को वो बोलते हैं लेप्रेसाइड, यानी कि इसका गंदा सा कलर हो जाता है, ठीक है, उड़ा उड़ा सा कलर। लेप्रेसाइड इसलिए बोला गया है कि एक जैसे एक पर्सन जो लेप्रेसी से सफर करता है, उसकी स्किन जैसी होती है, वैसे इस पेड़ की जो ब्रांच है, जो उसके बार्क है, उसकी जो आउटर जो लेयर है, उसको से कंपेयर किया गया। मेटाफर में एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो वहां पर इसको कंपेयर किया गया। इसलिए जो लेप्रेसाइड है, यहाँ पे जो डिवाइस यूज हुई है वो है मेटाफर डिवाइस। फिर देखते हैं हैक का मतलब, इसमें जो
क्या था, वो तो बताया था कि बहुत रफली किसी चीज को काटना। उसके बाद इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, एलिट्रेशन यूज हुई है, वो है ब्लीडिंग बार। देखो ब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, तो वहां पर जो डिवाइस यूज हुई है एलिट्रेशन। दूसरा ब्लीडिंग बार का मतलब क्या है, मेटाफर डिवाइस यहाँ पे यूज है, यानी कि ब्लीडिंग बार मतलब जहां पर खून निकलता हुआ। तो अब जब उस बार को हम हिट करते हैं, ब्लो करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक लिक्विड सा निकलता है जिसको ब्लड के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पर भी एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ, जो कि मेटाफर डिवाइस इसलिए यूज हुई यहाँ पर। फिर इस पैराग्राफ विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और पीछे से शुरुआत हुई है, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड द ब्लीडिंग बार्क विल हिल, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ये पूरी यहाँ से क्या है, आपकी एंजाममेंट डिवाइस यूज हुई है। उसके बाद इधर पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट। देखो इस पैराग्राफ में आपका पुल्ड आउट बार 3 बार रिपीट हो चुका है कि यहाँ पे रिपीटेशन डिवाइस आपकी यूज हुई है। फिर देखते हैं एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। यहाँ पर एंजाममेंट आपकी डिवाइस यूज हुई है। एंजाममेंट आपको बताया कि जब वो कंटिन्यू करती है, एक सेंटेंस कंटिन्यू करता है 2 और 3 लाइंस तक। फिर हमारी यूज हुई है एलिट्रेशन डिवाइस, वाइट एंड वेट। यहाँ पे W कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुई है, यहाँ कंसेक्यूटिव वर्ड्स की कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुई है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिवाइस यूज हुई है वो है हमारी एलिट्रेशन। लास्ट पैराग्राफ में फिर से हमारे एंजाममेंट, मोस्टली इस पोएम में पूरी एंजाममेंट डिवाइस हमारी यूज हो रही है, मोस्टली हर पैराग्राफ में। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर। यहाँ इस पैराग्राफ में जो हमारी डिवाइस यूज हुई है वो है एंजाममेंट। हमने पोएम एक्सप्लेन कर ली, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखे और लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुई थी वो भी देखी। फिर भी अगर आपको कोई और लिटरेरी डिवाइस मिलती हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।